मैं विनोद शुक्ला, प्लेटफार्म बाय नवीन कुमार सिंह सेंटर से। जैसा कि मैंने आपको एक झारखंड के सिलेबस के बारे में, परीक्षा के बारे में बताया था हिंदी में, जिसमें हिंदी का कितना इम्पोर्टेंस है और बैच आरंभ करने वाले थे, लेकिन इधर क्या है, परीक्षाएं शुरू हैं और जैसे ही ये परीक्षाएं शुरू हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं, वैसे ही बैच स्टार्ट हो जाएंगे, उसमें कहीं संदेह नहीं है। तो आइए हम आपको कुछ और बता देते हैं कि क्या क्या चीज़ें मैंने एक बार इसका डिबेट किया था। तो आप लोग निश्चिंत रहें, बैच एकदम आरंभ होने वाले हैं, केवल परीक्षाओं का इंतज़ार है। बच्चे क्या है, कुछ परीक्षाओं में लगे हुए हैं, इसीलिए बैच आरंभ नहीं हो पा रहे हैं। बच्चों के कमेंट भी आ रहे हैं, सर परीक्षा दे लेने दीजिए, और ये परीक्षाएं जैसे ही हो जाती हैं बीपीएससी की शिक्षक भर्ती, वैसे ही बैच आपको आरंभ करिए। इसी के कारण हमने जो है बैच को अभी आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, लेकिन जैसे ही परीक्षाएं समाप्त हो जाएंगी तुरंत बैच अपने समय से, निर्धारित समय से चलेंगे, रेगुलर चलेंगे। आपके सारे कोर्स पूरे किए जाएंगे, जिस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वे क्वेश्चन भी बताए जाएंगे। तो आप ये देखिए, दो चीज़ें हैं। हम क्या करेंगे, जैसे ये दिया गया हिंदी की उत्पत्ति, अब हिंदी की उत्पत्ति से क्या करेंगे, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उस वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन को लेकर के हम आपके सामने आएंगे कि हिंदी की जो उत्पत्ति है उसमें वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन कौन कौन से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उतना ही आपको पढ़ना है, क्योंकि आपको विस्तारित नहीं बहुत पढ़ना है। यह है कि हिंदी की उत्पत्ति के संबंध में जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। दूसरा चीज़ दिया गया, पुरानी हिंदी या अवहट्ठ। पुरानी हिंदी और अवहट्ठ, अवहट्ठ को ही हम क्या कहते हैं, पुरानी हिंदी किसने नाम दिया था? परिवर्तित अपभ्रंश। अवहट्ठ का रूप क्या है? परिवर्तित अपभ्रंश को हम क्या कहते हैं? अवहट्ठ कहते हैं। जैसा कि ये विद्यापति ने कीर्तिलता और कीर्ति पताका की रचना अवहट्ठ भाषा में किया था। तो आपको जैसे ही आएगा भाषाओं के संदर्भ में हम आपको बताएंगे कि इस भाषा से कौन से संबंधित क्वेश्चन किए जा सकते हैं। फिर दिया गया भाषा के विभिन्न रूप, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संकर भाषा और संपर्क भाषा और संचार भाषा। और इसमें राजभाषाओं के बारे में पूछा जाएगा। थोड़ा राजभाषा के संविधान में जा सकते हैं कि कब ये भाषा लागू की गई और इसमें कितने नियम थे। 1976 का एक अधिनियम बना था, उसमें कितने नियम थे, कब इस राजभाषा आयोग का गठन किया गया। ये सब सारी चीज़ें आपसे एक एक नंबर के क्वेश्चन से पूछे जाएंगे। आगे दिया गया है हिंदी शब्द भंडार, तत्सम, तद्भव, देशज, विशेषज। तो यहाँ आपको क्या पूछा जाएगा कि शब्द भेद, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं? चार, यही चार ही भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। कुछ विद्वान 5 मानते हैं, शंकर नहीं, डॉक्टर हरदेव बाहरी ने ही या 4 ही माना है इसके लिए। तो शब्द भेद की संख्या क्या है? 4। भाषा विज्ञान में आएंगे, भाषा की परिभाषा, उत्पत्ति, विकास, ध्वनि परिवर्तन और अर्थ परिवर्तन। तमाम क्या है, ध्वनि परिवर्तन और अर्थ परिवर्तन हो जाते हैं। भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, भाषा की परिभाषा, अनेक विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी। आपसे ये पूछा जाएगा, लिखा रहेगा कि ये परिभाषा किसकी है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास की है कि किसकी है। जैसे भाषा के विषय में भाषा की परिभाषाएं तमाम लोगों ने दिया है, अलग अलग चीज़ें दी गई हैं, तो उसमें आपसे ये पूछा जाता है कि ये परिभाषा किसकी है। इस तरीके के क्वेश्चन हम आपको लेकर के बताएंगे भी। और दिया गया ध्वनियों में परिवर्तन, अर्थ परिवर्तन। 2 चीज़ें हैं, एक अर्थ परिवर्तन होता है, अर्थ विस्तार होता है, अर्थ संकोच होता है। अब जैसे मान लीजिए तेल था, तो तेल क्या था, केवल तिल के तेल को ही तेल माना जाता था। अब तेल का विस्तार हो गया, अब तमाम चीज़ों को, तेल को क्या है, कई रूपों में जानते हैं। तो जैसे मास्टर शब्द था तो केवल मास्टर शब्द अध्यापक के लिए प्रयुक्त होता था, अब उसका क्या हुआ, अर्थ विस्तार हो गया। तो वही चीज़ें आपसे पूछी जाएंगे कि आप बताइए इसका अर्थ विस्तार क्या है, अर्थ संकोच क्या है, ये चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं।
इसके बाद काव्य के लक्षण, काव्य के हेतु, काव्य प्रयोजन, शब्द शक्ति, रस, छंद, अलंकार। अब इसमें पूछा जाएगा काव्य सिद्धांत, काव्य की परिभाषाएं भी, काव्य के लक्षण। काव्य के लक्षण क्या हैं? अलग अलग कवियों ने अलग अलग बातें बताई है। शब्दार्थो युक्तम काव्य लक्षणम भामह का है, परिभाषा है। शब्द और अर्थ से युक्त रचना को हम क्या कहते हैं? काव्य कहते हैं। अलग अलग है, दंडी ने अलग माना है, भामह ने अलग दिया है, बामन ने अलग दिया है, अलग अलग परिभाषाएं हैं, वो चीज़ें आपको हम बताएंगे। काव्य के हेतु क्या है? प्रतिभा है, उत्पत्ति है, अभ्यास है। काव्य के हेतु क्या है? प्रतिभा, उत्पत्ति और अभ्यास। इसके बाद काव्य के प्रयोजन क्या होने चाहिए? काव्य के प्रयोजन का मतलब है लोक कल्याण। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा लिखा गया है। हमेशा क्या है? काव्य के प्रयोजन क्या होने चाहिए? कल्याण। तो अधिक सबकी अलग अलग मत हैं, वही मत आपसे पूछे जाएंगे। शब्द शक्तियां हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। 3 शक्तियां होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। ये 3 शक्तियों के बारे में पूछा जाएगा कि शब्द शक्तियां कौन हैं? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। अभिधा का मतलब ये होता है कि जैसे कोई चीज़ हम पढ़ते हैं तुरंत उसका सामान्य अर्थ मुझे समझ में आ जाता है, उसे अभिधा शक्ति कहते हैं। लक्षणा लक्षण पर आधारित होती है। व्यंजना में क्या होता है? व्यंग होता है। व्यंजना में क्या होता है? व्यंग। जैसे कहा गया कि वह उसका घर गंगा में है, तो वह क्या है? इसका मतलब उसका घर गंगा में नहीं है, यहाँ व्यंग किया जा रहा है। तो इस तरीके की चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। इसके बाद प्लेटो है, वर्ड्सवर्थ है, मैथ्यू आर्नल्ड है, रिचर्ड है, टी.एस. इलियट है। इनके सिद्धांत और पुस्तकें पूछी जाती हैं। इनकी पुस्तकें पूछी जाती हैं, इनके कुछ सिद्धांत पूछे जाते हैं। प्रयोजन मूलक में अवधारणा है, प्रशासनिक हिंदी है, पत्राचार है, संक्षेपण है, टिप्पण है, प्रारूपण है। ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। आगे दिया गया साहित्य में जब आप आएंगे तो काव्य में आएगा विद्यापति, कबीर, सूर, तुलसी, बिहारी, रसखान, भूषण। इनमें भी क्या है? मुख्य चीज़ें आपको विद्यापति की रचनाएं और कबीर की रचनाएं, सूर की रचनाएं, तुलसी की रचनाएं, इनके विषय में कुछ विद्वानों का श्रुतिवाक्य हैं, विद्वानों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। उन विचारों को भी पूछा जाएगा कि यह किसने कहा है। आगे दिया गया काव्य विधि में देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र है, मैथिली शरण गुप्त हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, सुमित्रा नंदन पंत है, महादेवी वर्मा है। तो तमाम अलग अलग चीज़ें हैं। ये छायाबाग के 4 चतुष्टय कवियों में आते हैं, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और जयशंकर प्रसाद। ये 4 चतुष्टय छायावाद के कवि हैं। तो इसमें ये सभी लोग हैं। इन्हें आधुनिक मीरा कहा जाता है। ये प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। ये मैथिली शरण गुप्त, ये राष्ट्र कवि कहा जाता है। इन्हें जो है महात्मा गांधी ने उपाधि दी थी। राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी ने दी थी। तो इस तरीके के जब क्लासेस चलेंगे तो पूरा डिबेट होगा और आपको सारी चीज़ें बताई जाएगी। कहीं भी क्वेश्चन इधर से उधर नहीं होने पाएगा। आपको दिया गया जयशंकर प्रसाद की कामायनी है ही, इसीलिए प्रसिद्ध भी हैं। इनके नाटकों में क्या है? प्रसिद्धि है। रामधारी सिंह दिनकर हैं, जिसे अधैर्य का कवि, समय का सूर्य कहा जाता है। ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। अज्ञेय हैं, जो तारा सप्तक का प्रकाशन किए थे। नागार्जुन हैं, और जिसे बाबा बैद्यनाथ के नाम से हम जानते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट हैं। ये सप्तक के कवि हैं। तो इनके बारे में भी पूछा जाएगा आपसे। फिर आपको दिया गया गोदान है, मुंशी प्रेमचंद का है। मैला आंचल फलेश्वर नाथ रेणु का है। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का है। तो ये जो इतने आंचलिक कथाकार हैं, इनके बारे में आपसे आपको पूछा जाएगा। आप उससे निश्चिंत रहें। ये कहीं भी कोई भी क्वेश्चन इधर से उधर नहीं होगा। जितने वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन पूछे जाएंगे वह सारे क्वेश्चन आपको ऐसा बताया जाएगा। पूरा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का पूरा इतिहास ही बता दिया जाएगा। क्वेश्चन जहां से मन करे वहां से आवे। आगे दिया गया
अब आप देखिए, मधुआ है, ये जयशंकर प्रसाद की कहानी है। इस कहानियों में क्या पूछा जाएगा? कहानी के पात्र पूछे जाएंगे। कहानी का उद्देश्य क्या था? ये कहानी में, कहानी और नाटक में पात्रों का बहुत विशेष महत्व होता है। कहानी में नाटक और पात्र निश्चित ही पूछे जाते हैं। ठाकुर का कुआं प्रेमचंद का है, ये भी कहानी है। नीलम देश की राजकन्या जैनेन्द्र कुमार का है। परिंदे निर्मल वर्मा का है। कमलेश्वर है। कैलाश सक्सेना इनका मूल नाम था। कमलेश्वर का नाम था, कैलाश सक्सेना नाम था इनका। उषा प्रियमवदा अभिषिप्त यशपाल का है। मिसपाल मोहन राकेश का है। तो मोहन राकेश का तो तमाम चीज़ें हैं, जैसे आधे अधूरे नाटक थे, लहरों के राजहंस थे, लेकिन आपको केवल मिसपाल पढ़ना होगा। यशपाल की भी तमाम रचनाएं हैं, लेकिन आपको क्या है, अभिषिप्त एक कहानी है, उसी को पढ़ना होगा। नाटकों में भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। ध्रुव स्वामिनी में है, नारी के विषय में बताया गया है कि किस तरीके से वह क्या करती है, अपने बच्चों को क्या करती है, सुला देती है और उसके राजा के लड़के को बचा लेती है। तो किस तरीके की उस नारी ने क्या किया था, त्याग किया था। ध्रुव स्वामिनी नाटक इसीलिए प्रसिद्ध है। आधे अधूरे मोहन राकेश का है। सावित्री और महेंद्रनाथ की कथा का वर्णन किया गया है कि कुछ दिन रहने के बाद जब वो व्यवसाय करता है, तो व्यवसाय करने के बाद उसका व्यवसाय टूट जाता है। ऐसी स्थिति में सावित्री क्या है, अलग दूसरे पति की खोज करती है और ये चाहती है कि जो शेष समय है वह हम क्या करें, एक संपूर्ण व्यक्ति के साथ व्यतीत करें। पूरा संपूर्णता खोजने की कोशिश करती है, लेकिन संपूर्णता किसी व्यक्ति में नहीं मिलती। तो पूरी कहानी बताई जाएगी आपको, पूरी कहानी बताई जाएगी, पूरी कहानी के पात्र बताए जाएंगे, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। इसके बाद दिया गया हिंदी साहित्य का इतिहास, रामचंद्र शुक्ल है। हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र का लिखा है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, कारक, समास और मुहावरे, ये सारी चीजें आपको, इसमें ग्रामर भी दिया गया है। आप देखिए, ग्रामर का, व्याकरण का पोर्शन ये हो गया। फिर आगे उसमें क्या दे दिया है, तद्भव, तद्भव, तत्सम, देशज, विशेषज, देशज, विदेशज, इतना क्या किया है, व्याकरण को भी आपको डाल दिया है। ये चीजें क्या कर दिया है, इतना व्याकरण में क्या किया है, डाल दिया है। तो इसमें सामान्य यह व्याकरण आपको पढ़ना है। और क्या डाला है, रस, छंद, अलंकार, रस, छंद, रस, छंद, अलंकार। तो आप क्या करें, आप एडमिशन ले सकते हैं। बैच क्या होंगे, जैसे ही परीक्षाएं समाप्त हो जाएंगी, शिक्षक भर्ती की 27 तक परीक्षाएं हैं, 28 के बाद से क्या होंगे, बैचेज आरंभ हो जाएंगे। और आपको एक अच्छी हिंदी पढ़ाई जाएगी, आपको एक अच्छी हिंदी पढ़ाई जाएगी। और यह कोई भी क्वेश्चन इधर से उधर नहीं होगा। जिस तरीके की डिबेट करके पढ़ाया जाएगा, आप केवल सुन करके ही, क्योंकि इसमें सुनना ही बहुत रहता है, सुन करके ही कहानियाँ आपको याद हो जाएंगी, कहानी के पात्र याद हो जाएंगे। लिखने से ये चीज़ें याद नहीं होती हैं। तो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो बीच में इसीलिए जो है एक वीडियो मैंने बना करके जो डाला था, उसका रिस्पांस भी था आप लोगों का, और आप बैच का इंतज़ार कर रहे थे। बैच इसीलिए नहीं आरंभ हो रहा था कि शिक्षक भर्ती के लिए जो है बच्चे बार बार ये कह रहे थे, सर अभी बैच मत आरंभ करिए, अभी परीक्षा हो जाने दीजिए। इसीलिए हम परीक्षा के इंतज़ार में बैच अभी आरंभ नहीं कर पाए हैं। 27 को जब परीक्षा हो जाती है, 28 से ये बैचेज आरंभ हो जाएंगे। तो ठीक, आज इतना ही है। थैंक यू।